नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और निष्पक्ष चर्चा शुरू कर रहे हैं जिसमें व्लादिमीर पुतिन के जीवन, उनके सत्ता में आने के हैरान करने सफर और उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को गहराई से समझा जाएगा। ये पूरा विश्लेषण स्ट्रिक्टली हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। यहाँ मकसद किसी पक्ष या विचारधारा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन तथ्यों और नरेटिव्स को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखना है जो सोर्स में मौजूद हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। सोर्स मटेरियल सबसे शुरुआत में ही एक बड़ा ही जोरदार सवाल उठाता है। एक आम सा दुबला पतला लड़का जो एक छोटे से कम्युनल फ्लैट में रहता था, जिसे दूसरे बच्चे परेशान करते थे, वो आखिर ऐसी ग्लोबल ताकत कैसे बन गया जिसके एक फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये एक ऐसी अंडरडॉग कहानी की तरह प्रेजेंट की गई है जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती, और यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है। इस सफर को समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य पड़ावों में बांटेंगे। शुरुआत लेनिनग्राड के शुरुआती दिनों और केजीबी की उनकी लाइफ से होगी। उसके बाद उनके बहुत ही तेज राजनीतिक उदय, रूस के नवनिर्माण और उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजीज को समझा जाएगा, और आखिर में बात उनकी लेगेसी और लीडरशिप लेसन्स पर आके पूरी होगी। तो पहला हिस्सा है लेनिनग्राड का लड़का, युद्ध के बाद का संघर्ष। सोर्स मटेरियल के अनुसार व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में लेनिनग्राड में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ये दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का वक्त था और शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। उनके माता पिता काफी मेहनती और सख्त मिजाज थे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन के आने से पहले ही उन्होंने अपने 2 बड़े बेटों को खो दिया था। यहाँ उनके बचपन और आज के स्टेटस के बीच एक बड़ा ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ उनका बचपन एक कम्युनल फ्लैट में गुजरा, एक ऐसी जगह जहां कई परिवार एक ही किचन शेयर करते थे, बाथरूम के लिए लाइन में लगना पड़ता था और खाने में बस ब्रेड और चाय होती थी। और दूसरी तरफ आज का लाइफस्टाइल किसी मल्टी बिलियनियर जैसा बताया गया है। ब्लैक सी के किनारे पुटिन्स पैलेस, सुपर यार्ड्स, प्राइवेट जेट्स और करोड़ों की वॉच कलेक्शंस। ये जमीन आसमान का अंतर सच में हैरान करता है। पर सवाल ये उठता है कि मुश्किलों से लड़ने का वो जज्बा आया कहाँ से? सोर्स कहता है कि दुबले पतले होने की वजह से बचपन में उन्हें आस पड़ोस के बच्चे काफी परेशान करते थे, यानी बुलिंग का शिकार होते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने 12 साल की उम्र में जूडो और सांबो सीखना शुरू किया। उन्होंने इसमें न सिर्फ ब्लैक बेल्ट हासिल की, बल्कि मार्शल आर्ट्स ने उन्हें जिंदगी भर के लिए अनुशासन और मुश्किल वक्त में शांत रहना सिखाया। यही अनुशासन आगे चलकर उनके काम करने के तरीके का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, केजीबी के दिन, बचपन का सपना पूरा करना। जब बचपन में बाकी बच्चे कुछ आम सा बनने का ख्वाब देखते थे, सोर्स बताता है कि पुतिन ने मूवीज देखकर एक अलग ही सपना बुन लिया था, एक स्पाई यानी जासूस बनने का। वो सोवियत यूनियन की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो उनकी स्ट्रेटेजिक सोच को दर्शाता है। उन्हें मालूम था कि केजीबी में चुनाव आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और जर्मन भाषा को पूरी तरह मास्टर किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1975 में उन्हें केजीबी में शामिल कर लिया गया। एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लड़के के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। कोल्ड वॉर के दौरान उनकी पहली बड़ी पोस्टिंग ईस्ट जर्मनी में हुई। यहाँ उनका मुख्य काम था शांति से पर्दे के पीछे रहकर इंफॉर्मेशन जुटाना और रशिया के बाहर की दुनिया को पूरी तरह समझना। सोर्स हाईलाइट करता है कि इस असाइनमेंट ने उन्हें जटिल और मुश्किल परिस्थितियों को चुपचाप हैंडल करने का एक बेहतरीन अनुभव दिया। कहानी का तीसरा पड़ाव एकदम से स्पीड पकड़ता है। तेज राजनीतिक उदय, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, तब तक वक्त बदल चुका था। उन्होंने 1991 में केजीबी छोड़ दी और सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचक के साथ जुड़कर लोकल पॉलिटिक्स में कदम रखा। अब अगर इस टाइमलाइन पर ध्यान दिया जाए तो ये पॉलिटिकल एसेंट बहुत ही तेजी से हुआ था। 1991 में केजीबी छोड़ने के बाद जब 1996 में उनके मेंटर मेयर सोबचाक चुनाव हार गए तो पुतिन मॉस्को चले गए। वहां उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनका शांत स्वभाव और वफादारी जल्दी ही सबकी नजरों में आ गई। फिर 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर घोषित किया और जनवरी 1, 2000 को वो रशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। एक आम इंसान से देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचना किसी को भी चुका देने वाला किस्सा है।
इसके बाद चौथा हिस्सा आता है रूस का नवनिर्माण और पुनर्गठन, यानी सत्ता पर नियंत्रण। जब उन्होंने पावर संभाली तब देश की अर्थव्यवस्था और सिस्टम बुरी तरह टूट चुका था। सोर्स विस्तार से समझाता है कि इस बिखरे हुए पोस्ट सोवियत सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने पावर को पूरी तरह अपने हाथ में लिया। सिस्टम को फिक्स करने के लिए उनके उठाए गए कदम काफी कड़े थे। मिलिट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉडर्नाइज किया गया। देश में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बड़े मीडिया नेटवर्क्स को सरकार के कंट्रोल में लाया गया। जो बहुत अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन थे, जिन्हें ओलिगार्क्स कहा जाता था, उनकी शक्ति को दबाया गया ताकि सरकार ही सबसे ऊपर रहे। इसके अलावा चेचनिया में उन्होंने एक सख्त सैनिक रुख अपनाया। सोर्स कहता है कि ये फैसले कंट्रोवर्शियल जरूर थे, लेकिन देश में वापस ऑर्डर लाने में असरदार साबित हुए। इस दौरान सोर्स एक बड़ा ही प्रभावशाली कोट प्रेजेंट करता है, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। इसी सोच को आधार बनाकर उन्होंने रूसी विरासत, पारंपरिक मूल्यों और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को ओपनली समर्थन दिया। इससे देश में एक नेशनल प्राइड की भावना जागी और उन्हें जनता का भरपूर विश्वास मिलना शुरू हुआ। अब पांचवें हिस्से पर आते हैं, जहां बात थोड़ी और बड़ी हो जाती है। ग्लोबल रणनीतिकार, मल्टीपोलर दुनिया का निर्माण। सोर्स ये समझाता है कि उनका गोल सिर्फ रशिया के अंदर ऑर्डर लाना नहीं था, बल्कि वेस्टर्न डोमिनेंस को चुनौती देना भी था। वेस्टर्न कंट्रीज के दबदबे को काउंटर करने के लिए उन्होंने कई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए, जैसे चीन के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते और नई पाइपलाइंस का विस्तार। मिडिल ईस्ट में, खासकर सीरिया में, असरदार लीडर्स का समर्थन करके एक की प्लेयर बनना। वेस्ट पर निर्भरता कम करने के लिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाया और साइबर स्पेस में भारी इन्वेस्टमेंट की। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती हैं जो बिना सीधे सेना भेजे दुनिया भर में इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। फिर आता है साल 2014। सोर्स इस साल को जियोपॉलिटिकल टाइमलाइन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। ये वही साल था जब क्राइमिया का विवादास्पद एनेक्सेशन हुआ। इस एक्शन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन जरूर लगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि देश के अंदर इस स्टेप ने उनके डोमेस्टिक सपोर्ट को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। सोर्स मटेरियल में उनकी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक कमाल की लाइन दी गई है, राजनीति में भावनाएं एक लग्जरी हैं। उन्हें एक ऐसे पॉलिटिकल ग्रैंड मास्टर की तरह दर्शाया गया है जो शतरंज की तरह हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। दबाव कितना भी हो, वो अपना टेम्पर नहीं खोते और पूरी कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। आइए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें, विरासत और नेतृत्व के सबक। एक नेता के रूप में उनका प्रभाव कैसा रहा है और उनकी पब्लिक इमेज के पीछे क्या कहानी है, इस भाग में यही समझाया गया है। उनकी जो ये स्ट्रॉन्ग मैन इमेज पूरी दुनिया में मशहूर है, वो काफी डिसिप्लिन्ड तरीके से मेंटेन की गई है। सोर्स उनके रूटीन का जिक्र करता है, जैसे रोज क्वेल, एग्स और कॉटेज चीज खाना और स्विमिंग करना। पब्लिक के सामने बिना शर्ट घुड़सवारी करना या फाइटर जेट्स उड़ाना एक डिलिबरेट तरीका है ये दिखाने का कि लीडर फियरलेस और फिजिकली फिट है। साथ ही डायरेक्ट लाइन Q&A के थ्रू आम लोगों से जुड़ना उन्हें जनता की नजरों में अपने करीब बनाए रखता है। एक और बहुत ही डीप इनसाइट जो सोर्स से मिलती है वो ये है, नेतृत्व का मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं है, बल्कि रेलेवेंट बने रहना है। उन्हें 2 दशकों से ज्यादा समय बीत चुका है पावर में, लेकिन उन्होंने खुद को और अपनी स्ट्रैटेजीज को वक्त के साथ हमेशा इवॉल्व किया है। ये अडेप्टेबिलिटी ही उनकी लगातार पावर की एक बड़ी वजह बताई गई है। आखिर में इस पूरी कहानी से 4 मेन लीडरशिप लेसन्स निकलते हैं। पहला, रेजिलियंस, मुश्किलों में टिके रहना और हालात के अनुसार खुद को ढालना। दूसरा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कभी जल्दबाजी न करना, हर कदम गिनकर रखना। तीसरा, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ, आलोचना के बाद भी अपने उसूलों पर अड़े रहना। और चौथा, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ, यानी लगातार बेहतर होने पर ध्यान देना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है, क्या लेनिनग्राड के उस कम्युनल फ्लैट से निकले हुए इस लड़के का बनाया ये मल्टीपोलर नजरिया आने वाले कल में ग्लोबल पावर का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा? सोर्स मटेरियल की ये पूरी नैरेटिव यही सोचने पर मजबूर करती है। उम्मीद है इन तथ्यों और इस विश्लेषण से इस मुद्दे को नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।